नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं बसंत कन्या महाविद्यालय संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। अब आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। इसके हम छठे मॉड्यूल में हैं। छठे मॉड्यूल के पहले व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। छठा मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है इवॉल्विंग द मॉडर्न जूट एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ओपियम, कॉटन, इंडिगो, टी, शुगर एंड ग्रेन्स। इसका जो पहला व्याख्यान है उसका शीर्षक है इवॉल्विंग मॉडर्न जूट इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया। अब तक हम लोगों ने जिस अलग अलग मॉड्यूल पे बात की, ब्रिटिश भारतीय इतिहास के आर्थिक पक्ष के विविध पहलुओं के ऊपर हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि अंग्रेजी काल में कैसे ये चीजें बदल रही थीं। मुख्य तौर पे हम भारतीय उद्योग, हस्तशिल्प और उनसे जुड़ी हुई जो अलग अलग उद्योग थे उन उद्योगों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जैसे अगर हम पिछले मॉड्यूल में देखें या याद करें पिछले मॉड्यूल को, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो भारतीय टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है वो कैसे डिक्लाइन हो रही है। जो परंपरागत भारतीय कपड़ा उद्योग है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की कि कैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का दोहन अंग्रेजी शासन अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से कर रहा है। इस संदर्भ में भारत में शुरुआती दौर में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद से जो एक व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है विऔद्योगिकरण का। जो परंपरागत भारतीय कपड़ा उद्योग थे उनका एक विऔद्योगिकरण होता है। उस प्रक्रिया में जो भारतीय देसी उद्योग हैं उन उद्योगों का पतन होता है और उसकी वजह से भारत में अलग अलग तरह के उसके प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो भुखमरी के क्षेत्र में हो, अकाल भारत में पड़ रहे हो, या अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का जो प्रभाव है वो कृषि के ऊपर भी हमें दिखाई पड़ता है, जिसकी आलोचना राष्ट्रवादी करते हैं और उन्होंने इसकी अलग तरह से व्याख्या की है। जिसमें प्रमुख तौर पे हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी और की उनकी जो थियरी है ड्रीन ऑफ वेल्थ, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उसके ऊपर भी हम लोगों ने पिछले व्याख्यानों में बात की थी। अब ब्रिटिश भारत में जो एक सबसे प्रमुख जो एक विषय वस्तु है जिसके बारे में हम इस मॉड्यूल में चर्चा करने वाले हैं वो है भारत में आधुनिक जो उद्योग हैं, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो जूट उद्योग है, उनका किस तरीके से विकास हो रहा है और कैसे वो भारत में फल फूल रहे हैं, मुख्य तौर पे अंग्रेजी शासन की नीतियों की वजह से। इसके विषय में हम आज के इस व्याख्यान में बात करेंगे। तो आज हम के व्याख्यान में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भारत में आधुनिक जूट उद्योग है वो उसका विकास किस तरीके से हुआ कॉलोनियल इंडिया में या औपनिवेशिक भारत में, और वो किन किन अलग अलग जो काल है उन कालों से कैसे वो गुजरा और कैसे भारत में जूट जो है उसका न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि जूट के उत्पादन के साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जूट का जो से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसका भरपूर उपयोग उस दौरान हो रहा था या किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत में अंग्रेजी जो आर्थिक नीतियां हैं वो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार होंगी या उसमें उनकी रुचि का ही ये परिणाम हमें दिखाई पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आप सबको बताया कि केवल यही नहीं हो रहा है भारत में, बल्कि भारत में एक बड़ा परिवर्तन ये भी हो रहा है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है। तो भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब यह है कि भारत में जो कृषि है वो उस तरह की फसलों का उत्पादन शुरू करेगी जो बाजार के अनुकूल हो और बाजार की मांग को पूर्ति करने वाले हो, केवल उपभोक्ताओं के मांग की नहीं बल्कि बाजार में काम करने वाली जो उत्पादन श्रेणियां हैं उन उत्पादन श्रेणियों के तौर पे। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ ही भारत में जिस तरीके से अलग अलग जो फसलें हैं जिनको नकदी फसलें कहते हैं उन फसलों को अंग्रेजी नीतियों के प्रभाव में भारतीय किसानों से न केवल उगाया गया बल्कि बड़े पैमाने पे यहाँ से भारत से उनका निर्यात हुआ अंग्रेजी उद्योगों के लिए, जिससे कि भारत एक तरीके से भारतीय कृषि जो है
वो कच्चे माल का निर्यातक बना। तो उन नकदी फसलों में से एक नकदी फसल जो थी वो जूट भी है, जो इस दौरान 19वीं शताब्दी के मध्य में हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पे न केवल भारत में उसका उत्पादन होता है, बल्कि भारत में उससे जुड़े हुए तमाम उद्योग भी वो उभर के सामने आते हैं। इन्हीं उद्योगों के उभार और इनके प्रभाव और इनसे जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू है उनके ऊपर हम इस व्याख्यान में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं अभी तक जो बता रहा था वो पिछले मॉड्यूल के रेफरेंसेस के थ्रू या उनको संदर्भित करने के लिए बात अपनी रख रहा था, जिससे कि आप उसको जोड़ पाएं। तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अगर हम देखें जो भारत में नकदी फसलें हैं, उन फसलों में तमाम ऐसी फसलें हैं जिनसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उन उद्योगों का हमें विकास दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैंने अभी जूट का नाम लिया, इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉटन है यानी कि कपास है, नील है, अफीम है, चाय है, चीनी है। इस तरह की जो फसलें हैं ये नकदी फसलें, इनका बड़े पैमाने पे ब्रिटिश भारत में इनको उगाया जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं या जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो ऐसा नहीं है कि भारत में जो जूट है उससे भारतीय परिचित नहीं थे, भारतीय परिचित थे, लेकिन शुरुआती दौर में अंग्रेज इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन उनका ध्यान जाता है मुख्य तौर पे अगर हम देखें, अगर इसमें जूट में उनकी रुचि बढ़नी शुरू होती है 19वीं शताब्दी में, जबकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति ने जो मुख्य तौर पे भारतीय बाजार है उसको ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि उद्योगों से जुड़े हुए जो जरूरी कच्चे माल हैं उनकी आपूर्ति के लिए भी वो लोग अपने उपनिवेशों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। और उसी ध्यान का परिणाम था कि भारत जैसे देश में अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था है, वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था इस तरह के ऐसे जो है उत्पादन की वस्तुओं के लिए उनकी मुख्य तौर पे अगर हम बात करें उनको पैकेजिंग करने के लिए जिस तरीके के मटेरियल की उनको आवश्यकता है वो जूट ही दिला सकता है, क्योंकि जूट एक ऐसा पौधा था जिसके उत्पाद की वजह से इस तरह के औद्योगिक उत्पादों और उनसे जुड़े हुए जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं को अच्छे तरीके से संरक्षण हेतु जो पैकिंग की जानी थी वो न केवल सस्ता बल्कि टिकाऊ भी होना चाहिए। और इस तरीके से इस पर पहली बार ध्यान जो है अगर हम देखें तो वो अंग्रेजी शासन काल में इसी दौरान जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो नेपोलियन युद्ध के बाद से जो यूरोप में बाकायदा बदलाव दिखाई पड़ते हैं, मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह के रेशे और उनसे जुड़े हुए पौधों की एक और प्रजाति है जिसको सन या पटसन के नाम से जानते हैं, तो उसके उत्पादन में भी गिरावट आनी शुरू हुई। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय जो उपनिवेश हैं उन उपनिवेशों के साथ जब अंग्रेजी शासकों का एक तरीके से अगर हम देखें जो उनका इंटरेक्शन शुरू होता है, उसी इंटरेक्शन का परिणाम था कि भारत जैसे देश के लिए जो जूट बाजार थे वो महत्वपूर्ण होते चले गए, क्योंकि जूट बाजार के विस्तार और उनसे जुड़े हुए बनने वाले सामानों जैसे रस्सी हो गए, बैग हो गया, और उन रस्सियों के बैग से और भी कई तरह से जुड़े हुए जो सामान है वो तैयार किए जाते थे, चाहे बोरियां हैं या अगर हम बात करें कपड़े हैं या उस तरह के और दूसरे पैकेट्स जिनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादों को पैकिंग करने के लिए काम में आता था, उस तरह के से जूट का इस्तेमाल शुरू होगा। इसके अलावा अगर हम देखें जूट एक तरीके का प्राकृतिक टिकाऊ रेशा है जिसकी अपनी एक विशेष कुदरती बनावट होती है, और भारत में मुख्य तौर पे अंग्रेजी उपनिवेश से पहले भी भारत में बड़े पैमाने पे जूट का उपयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होता आ रहा था। खास तौर से अगर हम देखें तो कपड़ों के धागे को बनाने के लिए, रस्सियों को बनाने के लिए, उनसे जुड़े हुए जो जैसा मैं अभी बता रहा था झोला, उसका निर्माण भी इसके द्वारा होता था। और इसके अलावा ये एक तरीके का मुख्य आधार था जीवन निर्वाह से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ता था। फसल के तौर पे भी इसका उत्पादन किया जाता था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो बड़े पैमाने पे जूट की फसल थी
ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बेसिन है उसमें भारी संख्या में इसको उगाया जाता था। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो धान की फसलों के साथ ही इसके इसके पौधे को उगाया जाता था। और ये पौधा लंबे आकार की अगर हम देखें तो एक छड़ी नुमा पौधा होता है, जिसके ऊपर की जो खाल होती है, पानी में भिगोने के बाद उस खाल को किसान उतार लेते हैं और उतारने के बाद उस खाल को सुखा के और रस्सी बनाने और अलग अलग तरह के धागों को तैयार करने में उसका उपयोग किया जाता है। और उस खाल को जब सुखा के रस्सियां बना ली जाती हैं और धागे तैयार कर लिए जाते हैं तो उसका अलग अलग तरह के चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे रस्सियों को अगर हम देखें तो झोला बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, या और भी दूसरे किस्म के तमाम छोटे बड़े जो बैग हैं उनका इस्तेमाल उन रस्सियों के द्वारा या धागों के द्वारा किया जाता है। बची हुई जो डंडियां हैं वो डंडियां किसान अपने लिए उपयोग में लाते थे, अपने घरों के निर्माण के लिए। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस तरह की जो और दूसरी चीजें थीं जिनका वो उपयोग कर सकते थे ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए, जो बहुत आसानी से जलती थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में जो बंगाल है, बिहार है और अभी का जो बांग्लादेश का जो हिस्सा है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो जूट है या जूट की जो फसल है वो उगाई जानी शुरू हुई। और यही कारण था कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो मुख्य तौर पे जो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल है, इस काल में भी जूट को एक ऐसे वाणिज्यिक वस्तु के तौर पे हम देख सकते हैं जिसका उत्पादन 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है। अब हम देखें जो भारत में जो आधुनिक जूट उद्योग है उसकी स्थापना जो है 19वीं शताब्दी में शुरू होती है। मुख्य तौर पे जो अंग्रेजी पूंजी है उस पूंजी के निवेश और साथ ही साथ उस पूंजी का जो प्रबंधन है उस प्रबंधन ने भारत में आधुनिक जूट उद्योग की नींव रखी। जैसा कि पूर्व में मैं जिक्र कर चुका हूं कि कैसे जो भारत में अंग्रेजी शासन है वो भारतीय संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहता है और जूट उसमें से एक तरह का विशेष पौधा था जो पहले से ही भारत में उगाया जाता था। और भारत में कच्चे जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता था। उस कच्चे जूट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा था भारतीय क्षेत्रों के हिसाब से। लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इस तरह के कच्चे जूट की मांग और बढ़ती चली गई, ऐसे में भारत जैसा उपनिवेश ब्रिटेन के जो उद्योग हैं उसके लिए फलदायी साबित हुआ और ब्रिटिश जो पूंजी है वो भारत में इस तरह के उद्योगों में न केवल निवेशित की गई बल्कि उनका प्रबंधन भी शुरू किया गया। तो अगर हम देखें जो कच्चा जूट है ये बड़े पैमाने पे, जैसा कि मैं बताया कि बंगाल और बिहार और उस क्षेत्र में बहुत पहले से ही उगाया जा रहा था और 18वीं शताब्दी के भारत में भी इसका बड़े पैमाने पे न केवल निर्यात किया जाता था बल्कि इनसे जुड़े हुए जो और जरूरी जो सामान है उन सामानों को भी उनका भी निर्माण जो है वो किया जा रहा था और धान के खेतों में ये एक साथ उगाए जाते थे। इसके साथ ही अगर हम ये देखने की कोशिश करें जो जूट है, आधुनिक जूट उद्योग से पहले भारत में जब बड़े पैमाने पे जूट के उत्पादन पे अंग्रेजी सरकार द्वारा एक तरीके से नियंत्रण शुरू हुआ, उसके पूर्व अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे ये इसलिए भी शुरू हो सका क्योंकि ये जो आधुनिक नवाचार और तकनीकी में जो परिवर्तन इंग्लैंड में आए उसने भारत में जो जूट उत्पादन और जूट से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उन उद्योगों का न केवल एक तरीके का विस्तृत बदलाव लाया बल्कि इसके साथ ही जूट को इस तरह के उत्पाद में बदल दिया जो विश्व बाजार में बड़े पैमाने पे जिसका अपना एक व्यापार के तौर पे न केवल निर्यात शुरू हुआ भारत में बल्कि उत्पादन भी शुरू हुआ। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इंग्लैंड में जो स्कॉटलैंड का क्षेत्र था वहां एक जगह था जिसका नाम था डंडी, जो 1830 में अगर हम देखें तो वहां पे एक तरीके से जो कपड़ा उद्योग का केंद्र बना आगे चल के बनता है। वहां पे इस तरह से जुड़े हुए जो तमाम मशीनीकृत जो जूट से संबंधित उत्पादों से जो बनने वाले वस्तुएं हैं उनका विकास बहुत तेजी से होता है।
तकनीकी आविष्कारों और उनसे जुड़े हुए और दूसरी चीजों से, जिसकी वजह से वहां पे जूट उद्योगों का भारी मात्रा में न केवल विकास होता है बल्कि बड़े पैमाने पे जूट का उत्पादन भी वहां से शुरू होता है। और वो इस क्रम में अगर आप आगे देखेंगे तो वो जारी रहेगा। मुख्य तौर पे अगर हम इसको इस रूप में भी समझने की कोशिश करें तो औपनिवेशिक भारत में जो बड़े पैमाने पे जिस तरीके से आधुनिक जूट उद्योग का विकास हुआ, वो साम्राज्यवादी आर्थिक हितों और स्थानीय कृषि व्यवस्थाओं और वैश्विक व्यापार की गतिशीलता और तकनीकी परिवर्तन का एक जटिल अंतर संबंध था, जिसकी वजह से इसका बड़े पैमाने पे विकास होता है। इसके साथ ही अगर हम ये भी देखने की कोशिश करें तो ब्रिटिश भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्यात करने वाला उद्योग के तौर पे एक जो उद्योग विकसित होता है, जिसका अपना सामाजिक आर्थिक ताना बाना था, उस वो जूट उद्योग के तौर पे हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो इसने भारत में न केवल श्रम व्यवस्था के जो नए तरीके के जो एक पैटर्न है उसको निर्धारित करने में, और साथ ही साथ प्रवासन के द्वारा जो एक पैटर्न है उसको बढ़ाने में, और जो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चल के अगर हम देखें, भारत में बड़े पैमाने पे 19वीं सदी के मध्य में एक विनिर्माण उद्योग के रूप में जूट जैसा जो एक उद्योग है वो स्थापित होता है, और इसके साथ ही और दूसरे उद्योग भी 19वीं शताब्दी में शुरू होते हैं, जिनका आधुनिक भारत में एक तरीके से नए उद्योगों के रूप में उनकी स्थापना होती है। जूट के साथ साथ उनमें सूती वस्त्र है, उसमें लौह उद्योग है, और इसके साथ स्टील का उत्पादन करने वाले जो उद्योग हैं। तो इस रूप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत में विकसित होने वाला पहला जो बड़े पैमाने का कोई अगर उद्योग था तो वो जूट उद्योग हमें दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे जो कारण हैं वो या परिस्थितियां रही हैं जो परिस्थितियां इस उद्योग को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होने वाली थी। तो जैसा मैंने बताया कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कच्चे जूट के निर्यात को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही है अपने शुरुआती दिनों में, और इसलिए अगर हम देखें तो भारत वो अपने जूट का जो मांग है या जो जूट का जो जरूरी वस्तु के रूप में उपयोग है, वो अपने यहाँ स्कॉटलैंड में, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, डंडी में जो उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था, जो तकनीकी रूप से काफी सक्षम था, उसके ऊपर वो निर्भर रहा करते थे। ऐसी परिस्थितियों में दो ऐसी घटनाएं हुई, जिन दो घटनाओं ने आने वाले समय में भारत में जूट उद्योग और उनसे जुड़े हुए जो जरूरी गतिविधियां थी उनको बदल के रख दिया, और मुख्य तौर पे जूट उद्योग को भारत में स्थापित होने, विकसित होने और भारत में उस उद्योग के लिए अंग्रेजी पूंजी को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसमें पहला है, मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो तकनीकी चुनौतियां जो थी डांडी में, और उस पे काबू पा लिया गया, और 1838 में लिलेन एक उत्पाद होता था, उस लिलेन की जगह जो है अब महत्वपूर्ण तरीके से उससे कम लागत वाला एक पौधा जो है जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पे वो शुरू करते हैं, उपयोग शुरू करते हैं, वो जूट था जो काफी सस्ता था। इस प्रकार 1840 ईस्वी तक आते आते अगर हम देखें तो जूट की वस्तुओं का से बनी वस्तुओं और उनसे जुड़े हुए जो सामान है उसका उपयोग जो है उद्योगों में या औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक क्षेत्रों में मांग बढ़नी शुरू हुई। तो इस तरीके से जूट की मांग बढ़ी। जैसा कि मैंने पूर्व में अभी जिक्र किया कि जूट की मांग का बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती दौर में, क्योंकि डंडी में जो स्कॉटलैंड में जो प्रमुख केंद्र था जूट उत्पादन का, वो जो है उत्पादन से जुड़ी हुई जो मांग थी और उनसे जुड़े हुए जो चीजें थी उसका वो एक तरीके से अगर हम कहें तो उस मांग की पूर्ति कर देता था। लेकिन दूसरे तरफ वो लिनेन का उपयोग कर रहा था, और जैसे ही जूट का तेजी से उसको पता चला कि एक ऐसा पौधा है जिसकी वजह से वो सस्ता और टिकाऊ इस तरह के उत्पाद को बना सकता है जो अलग अलग तरह की वस्तुओं के पैकेजिंग में काम आ सकता है, तो उसके लिए उसका उत्पादन तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। दूसरा ये है, जैसा मैंने कहा, जूट के ही बराबर एक और पौधा है जिसको हम पटसन बोलते हैं, फ्लेक्स बोला जाता है। तो फ्लेक्स का बहुत बड़े पैमाने पे इस समय
क्रीमिया युद्ध जो 1854 में हुआ, वो चूंकि रूस से आता था तो उसकी आपूर्ति एक तरीके से बाधित होती है। उसके परिणाम स्वरूप भारतीय कच्चे जूट का उपयोग और मांग वो बढ़ना शुरू होता है और 1870 तक डंडी जो है, जो एक तरीके से अगर हम कहें जूट उत्पादन के ऊपर उसका एकाधिकार था, वो आगे चल के धीरे धीरे कम हो जाएगा और 1850 के दशक तक आते आते जूट जो व्यवसाय है के लिए वैश्विक माहौल में जो उल्लेखनीय सुधार हुआ, उसके इस विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो एक तरीके का एक जो समर्थन है और जो विस्तार है वो हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो विश्व में मुक्त व्यापार सिद्धांत है, स्वेज नहर के निर्माण और व्यापारिक जहाजों के विकास और दुनिया भर में नए बाजारों के खुल जाने से और ढुलाई की कीमतों में तेजी से गिरावट आने के परिणाम स्वरूप जो विश्व बाजार में तेजी से विकास हुआ, ये वो तत्व थे जिनकी वजह से जूट और जूट से संबंधित जो खेती है और इसके साथ ही जूट के जो उद्योग हैं, धीरे धीरे उन पे तेजी से अगर हम देखें तो ध्यान जाना शुरू हुआ। मुख्य तौर पे अगर हम देखें वैश्विक स्तर पे जो औद्योगिकरण हो रहा था और वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, उनकी पैकेजिंग और उनसे जुड़े हुए जो और दूसरे किस्म के उत्पाद थे, उन उत्पादों के संरक्षण के लिए जूट उद्योग को एक बहुत महत्वपूर्ण राह मिली और यही कारण था कि आगे चल के जूट उद्योग एक समृद्ध उद्योग के रूप में उसके लिए रास्ता खुल गया। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऑकलैंड, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ऑकलैंड ऐसे पहले व्यक्ति थे जो भारत में कच्चे जूट और यहाँ के उत्पादन के संदर्भ में अगर हम देखें तो वो शुरू से ही इस ओर ध्यान आकर्षित करते आ रहे थे और बार बार इस ओर ध्यान वो दिला रहे थे। ऑकलैंड विशेष तौर से भारतीय उपमहाद्वीप का इनको ज्ञान था और साथ ही साथ ये वाणिज्यिक और शिपिंग से संबंधित जो विभाग थे उसके ये पूर्व अधिकारी रह चुके थे और श्रीलंका के अलग अलग बागानों में भी इनको काम करने का अनुभव था। तो इन्हीं परिस्थितियों में ऑकलैंड ने के सुझाव और उनके प्रेरणा के परिणाम स्वरूप एक बोर्नियो कंपनी की जो है स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं, जिसका काम था उस समय इस तरह के व्यापार से जुड़े हुए चीजों को देखने के लिए। इन्हीं परिस्थितियों में अगर हम देखें तो 1859 में बड़े पैमाने पर जूट को काटने, बुनाई करने, कारखानों को स्थापित करने और इसके साथ ही पावरलूम और हैंडलूम जो दोनों के आधार पे चलने वाला एक उद्योग था, उसको स्थापित किया गया और ये भारत में एक तरीके का पहला जूट उद्योग हमें दिखाई पड़ता है जो आगे आने वाले 5 वर्षों में अपनी क्षमता से दोगुना काम करना शुरू करेगा। और इन्हीं परिस्थितियों में जो जूट के उत्पाद हैं वो खास तौर से कृषि क्षेत्र की जो उपज में से पे निर्भर थे, उनका उत्पादन बढ़ गया और उनकी मांग को और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी भेजा जाना शुरू किया गया। इन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो इनमें जिन जगहों पे इसका निर्यात हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, मिस्र है, उन जगहों पे इनको भारी मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। इस तरह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अगर हम देखें तो जूट के उद्योग और जूट से जुड़े हुए जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों के माध्यम से बड़े पैमाने पे जो सरकार है उसको न केवल मुनाफा मिला बल्कि भारतीय उद्यमी और भारत जो है दूसरे और उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा। और इस तरह से अगर हम देखें 1880 के अंत तक जूट मिलों में जो भारत में स्थापित हो रही थी उनकी संख्या बढ़ के अगर हम देखें 1000 से अधिक होने लगी और साथ ही साथ जो है 50,000 से अधिक ऐसे लोग थे जो इन जूट मिलों में काम कर रहे थे। 1900 से 1913 के बीच में इन मिलों की संख्या में 135% तक की वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है और कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या में से भी 100% की अधिक वृद्धि होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक जो है जूट उद्योग उसका तेजी से विकास हमें इस समय दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ 1875 और 76 और उसके साथ ही 1913-14 के बीच भारत में जो कच्चे जूट है उसका निर्यात में 195% की वृद्धि होती है, लेकिन निर्मित उत्पादों के निर्यात में कहीं अधिक वृद्धि हुई और जूट की बोरियों को बनाना और उससे संबंधित जो और दूसरे किस्म के उत्पाद थे उनका निर्यात 19 गुना बढ़ा और साथ ही ये जो अगर हम इसकी तुलना करें वस्त्रों के हिसाब से तो उससे ये 19 गुना ज्यादा हमें दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का मुख्य कारण जो हमें दिखता है भारत में, एक तो वो दिखाई पड़ता है जो भारत का सस्ता श्रम है वो दिख रहा है और साथ ही साथ सस्ते श्रम और उससे जुड़ी हुई जो लागत है, इन लागतों की वजह से विश्व बाजार में
जो भारत है वो जूट के मामले में एक तरीके से अग्रणी हो गया और भारतीय जो जूट उद्योग है वो विश्व में डांडी से भी आगे चला गया। जैसा स्कॉटलैंड में डांडी था, उससे बड़े पैमाने पे भारतीय जो जूट उद्योग थे वो आगे चले गए, क्योंकि न केवल इसमें लाभ था बल्कि सस्ता श्रम था और बड़े पैमाने पे जो निवेश था वो भी बढ़ रहा था। और भारत इस तरह के अगर हम देखें जो एक तरीके का उर्वरा क्षेत्र था, वहां पे इसका उत्पादन पहले से होता आ रहा था। तो अगर हम इस रूप में देखें 1897 से 1913 के बीच जो है ब्रिटेन द्वारा आयातित जूट से निर्मित वस्तुओं के मूल्य में हालांकि 7% तक की गिरावट आई, जबकि भारत से आयातित जो जूट से और उससे निर्मित वस्तुएं जो थी उनमें माफ कीजिएगा 9 गुना वो वृद्धि होती हुई हमें दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह है इंग्लैंड में जो जूट का उत्पादन था वो धीरे धीरे उसका निर्यात कम हुआ, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के उपनिवेश भारत में जूट से बनी वस्तुओं और उनसे जुड़े हुए जो उत्पाद है उससे उसका निर्यात 9 गुना अधिक बढ़ गया, जो भारत में जूट उद्योग के का एक बहुत बड़ा अगर हम देखें तो वृद्धि दिखाई पड़ती है। इस प्रकार भारतीय जो जूट मिल है अपने मुख्य प्रतिद्वंदी जिसको हम डंडी बोल रहे थे स्कॉटलैंड, उसको न केवल हराता है बल्कि समय के साथ भारत में जूट उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बन के स्थापित होता है। इन परिस्थितियों के बीच में चूंकि भारत में जूट का जो व्यापार है, जूट का जो उद्योग है और जूट से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनमें वृद्धि होती जा रही थी, ऐसी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो भारत में विदेशी प्रतिस्पर्धा और साथ ही भारतीय जूट उद्योग के समस्या आने वाली समस्याओं और उनसे जुड़े हुए जो उत्पादन और मांग और इनमें आने वाली जो और दूसरे किस्म की जो अगर हम कहें कि जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को समझने, जांचने और उनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी, जिसको आगे चल के एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया 1884 में। इन जो जूट से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, उनसे जरूरी नियम बनाना और साथ ही उनसे संबंधित जो अन्य दूसरे चीजें थी उनको स्थापित करने को लेके ऐसी परिस्थिति में वर्ष 1884 ईस्वी में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जो 1902 तक इंडियन जूट मैन्युफैक्चरर्स के नाम से भी जानी गई। इस तरह से इस संगठन का जो मुख्य कार्य था वो अति उत्पादन के अतिरिक्त क्षमता की समस्या का समाधान भी करना था और ताकि मूल्य स्तर को बनाए रखा जा सके, और इंडियन जूट मिल एसोसिएशन एक सब ने इसको सफलतापूर्वक पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत में जो मुख्य तौर पे जो जूट मिल एसोसिएशन है इसने अपना जो पहला जो कदम था वो 1886 में उठाया, जब इसने मिल मालिकों को कम घंटे पे काम करने के लिए प्रेरित किया और उस मंदी के वर्ष में भी इस संगठन ने प्रभावी तौर से लाभ कमाया और तकरीबन 60 से 70% तक शुद्ध मुनाफा कमाया। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिनका नाम है मॉरिस डिमॉरिस, वो बताते हैं कि कैसे 1834 से माफ कीजिएगा 43 से लेके 84 और 1893 से लेके 14 के बीच में जो जूट मिलों की संख्या है वो लगभग तिगुनी हुई, और ये दिखाता है भारत में जूट से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं उसके बढ़ने और जूट उद्योगों की वृद्धि को, और इसके साथ ही साथ जिनकी संख्या में 488% की वृद्धि हुई, वही रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या में 352% की वृद्धि हुई। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो प्रथम विश्व युद्ध है, इस विश्व युद्ध का भी लाभ मिला जूट उद्योग को, और बड़े पैमाने पे 1916 तक जो भारत में जूट से संबंधित निर्यात थे उन निर्यात में न केवल जूट के जो सामान है वो हालांकि थोड़े प्रभावी रूप से जूट का जो उसमें वृद्धि है वो थोड़ी कम हुई। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की तो वो उस रूप में हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि 1.5 पैसे की वृद्धि की गई। इसका जूट के सामान के निर्यात पे बहुत कम प्रभाव पड़ा, फिर भी जूट अपने आप को जो जूट उद्योग है वो बनाए रख सका। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो जो भारत में मुख्य तौर पे जो युद्ध जैसी परिस्थिति, प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था वो उसके समाप्ति के बाद जूट उद्योग हमेशा फलता फूलता रहा। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इसके जो उत्पाद है उसका न केवल
वृद्धि हुई, बल्कि के जो उत्पाद है उन उत्पादों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, क्यूबा में बड़ी मात्रा में भारत से भेजा गया। और ये भारतीय जूट उद्योग का एक सबसे बड़ा, अगर हम देखें, उपलब्धि के तौर पे इसे हम देख सकते हैं। 1920 का जो दशक था वो जूट उद्योग के लिए एक बहुत समृद्धशाली दशक के तौर पे माना जाता है, क्योंकि इसमें 1921-22 में जहां इनकी संख्या 81 से बढ़ के वो 98 हो गई, जो जूट उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से अगर हम देखें, इसमें रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी, जो 3,20,000 से बढ़ के आगे आने वाले समय में 1922 में ही 3,50,000 हमें दिखाई पड़ता है 1928 तक जाते जाते। तो एक बड़ा ही उत्पादन के तौर पे दिखता है। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अगर हम देखें तो जूट उत्पादों के मांग में काफी वृद्धि हुई, लेकिन उस समय कुछ बाजार खत्म होने से समुद्री परिवहन की सुविधाओं में कमी के कारण कुछ कमियां तो आई या समस्याएं हमें जूट उद्योग में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो फिर भी इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 31% जो जूट का निर्यात है वो इस दौरान होता रहा। और 1929 को अगर हम एक आधार वर्ष के तौर पे देखें तो 1945 में सभी उद्योगों का लाभ सूचकांक जहां 334 था, तो जबकि जूट के उद्योगों में ये ज्यादा दिखाई देता है, जो इसका लाभ सूचकांक है वो 328 हमें दिखाई पड़ता है। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में जूट उद्योग केवल अंग्रेजी जो निवेशक हैं या केवल अंग्रेजी नियंत्रण का ही नहीं है। जब भारत में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है तो स्वदेशी मूवमेंट के शुरुआत के समय भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और कई सारे जो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए विचारक थे, उन विचारकों ने भारत में जूट उद्योग को स्थापित करने और उसको बढ़ाने और भारत में स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात की। और ऐसे में कई भारतीय उद्योगपति सामने आए जिन्होंने जूट मिलों की स्थापना की, जिनमें बाबू मोतीलाल सील प्रमुख तौर पे दिखाई पड़ते हैं, राजेंद्र नाथ मुखर्जी दिखाई देते हैं, जेडी बिरला और अंबालाल साराभाई जैसे जो बड़े ब्रिटिश भारत के उद्योगपति थे। उन उद्योगपतियों द्वारा भारत में वह भारतीय व्यापारियों में स्वदेशी जूट उद्योग स्थापित करने की कोशिश की। इस तरह से अगर हम निष्कर्ष के तौर पे देखें तो भारत में जूट मिलों को केवल मिल के तौर या उद्योग के तौर पे नहीं, बल्कि गोल्डन फाइबर उद्योग के तौर पे भी जाना जाता है। और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण एक आधार के तौर पे दिखाई पड़ती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या विश्व युद्ध के दौरान या महामंदी के दौरान भले ही ये प्रभावित रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमेशा से एक लाभ का सौदा रही, जिसका बड़े पैमाने पे जिसके उत्पादों को भारत और भारत के बाहर भेजा जाता रहा। तो इस व्याख्यान में हम लोग ये देखने की कोशिश किए कि कैसे औपनिवेशिक भारत में आधुनिक जूट उद्योगों का तेजी से विकास होता है, और इन आंकड़ों के माध्यम से हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की। आने वाले जो व्याख्यान है उसमें हम देखेंगे कपड़ा उद्योग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।